हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इक्विलिब्रियम चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू को हमने QC, जिसको हम रिएक्शन कोशेंट कहेंगे, और साथ ही साथ जो है जो गिब्स एनर्जी चेंज है उसके साथ हमने उसको जो है कोरिलेट किया। आपस का रिलेशनशिप हमने जो है उसका डिस्कशन किया है। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो वैल्यूज़ है तो QC के साथ में उसका रिलेशन क्या होना चाहिए और इसी तरह से जो है डेल्टा G के साथ में उसका रिलेशन क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने जो है डिटेल में स्टडी की है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल गोल ऑफ केमिकल सिंथेसिस इज़ टू मैक्सिमाइज द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट्स वाइल मिनिमाइजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी। आज का जो मेन गोल जो है केमिकल सिंथेसिस का यही है कि किस तरह से हम जो है प्रोडक्ट की जो यील्ड को जो है वो मैक्सिमम कर सकें और एनर्जी कंजम्पशन जो है कम से कम हो। तो दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स एट माइल्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो इसके अंदर जो है आपको माइल्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन जो है लाना पड़ेगी, जिसकी वजह से यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम हो सके। तो ये सारे जो है अटेम्प्ट हम किस तरह से करेंगे वो चीज़ जो है हम यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रिया, इस टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीज़ें जो है स्टडी करेंगे। तो इफ़ इट डज़ नॉट हैपन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस नीड टू एडजस्टेड। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को जो हम एडजस्ट करेंगे, अगर ऐसा जो अटेम्प्ट जो हम करते हैं जिसके अंदर गुड यील्ड मिले, मैक्सिमम यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट मिले और कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हम यहाँ पर जो है केमिकल सिंथेसिस को जो है एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन द हैबर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन द चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस इज़ रियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि एनुअल प्रोडक्शन जो अमोनिया का है दैट इज़ अबाउट 100 मिलियन टन्स फॉर द यूज़ एज फर्टिलाइज़र्स। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखिए तो अमोनिया का जो एनुअल प्रोडक्शन है दैट इज़ 100 मिलियन टन्स है जो फर्टिलाइज़र के तौर पर जो यूज़ होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट if a system at equilibrium is subjected to change in the concentration of one or more of the reacting substances, then the system is no longer at equilibrium and net reaction takes place in some direction until the system returns to the equilibrium once again। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि हम अगर कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो है इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हो रही है, तो अगर इस इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज का जो है अगर अटेम्प्ट करते हैं किसी एक रिएक्टेंट या जो है सारे के सारे जो है रिएक्टिंग स्पीशीज़ का या रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर जो है सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पर जो है नहीं रह पाएगा और एक नया इक्विलिब्रियम जो है इसके अंदर जो है इस्टेब्लिश होगा। तो सिमिलरली अ चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द सिस्टम मे ऑल्सो अल्टर द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि अगर आप रिएक्टिंग स्पीशीज़ में से किसी एक का या सब का कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब होगी और इक्विलिब्रियम को जो हमको अल्टर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देखोगे कि दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट कोर्स ऑफ द रिएक्शन एडॉप्ट्स एंड मेक अ क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ अ चेंज इन कंडीशंस ऑन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो है हम कौन से इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन कंडीशंस को हम देखेंगे ताकि एक नया इक्विलिब्रियम जो है फिर से जो इस्टेब्लिश हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिए, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये सारी चीज़ें हम जो स्टडी करने के लिए ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है यूज़ करेंगे। और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर सो एज to reduce or
टू काउंटर एक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ द चेंज। यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हम जो फैक्टर्स लेते हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को क्या करती है, डिटरमाइन करती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर इन चीज़ों को जो है चेंज करते हैं तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है फ़ौरन अपने आप को जो है काउंटर एक्ट करेगा या फिर इस चेंज को जो है रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और फिर से जो नया इक्विलिब्रियम है वो इस्टेब्लिश होगा और इस तरह से इट विल मैनेज द चेंज गिवन इन द कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर और प्रेशर, और इस तरह से यहाँ पर जो है इस चेंज को जो है क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा या फिर काउंटर एक्ट करके जो है उस इफ़ेक्ट ऑफ चेंज को जो है मैनिपुलेट करेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि अगर आप जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड पर, जिसको हम रिएक्टेंट साइड करते हैं, इसकी तरफ अगर आप कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर का चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम जो है राइट हैंड साइड की तरफ जो है राइट हैंड साइड की तरफ जो है शिफ्ट होगी और इस तरह से वहाँ पर जो है आपको एक नया इक्विलिब्रियम जब मिलेगा। तो ये इक्विलिब्रियम चेंज को क्या करता है, ये लीड-चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जो देखेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है हमेशा अपने आप को जो है काउंटर एक्ट करके इफ़ेक्ट ऑफ चेंज को जो है फ़ौरन जो है मिनिमाइज़ करती है और उसको जो है मैनिपुलेट करती है। तो दिस इज़ अप्लीकेबल टू ऑल फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया। तो लीड-चैटलियर्स प्रिंसिपल आप जो है सारे के सारे फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रिया पर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। अगर हम जो है रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ध्यान रखिए, इन जनरल व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल predicts that the concentration stress of an added reactant or product is relieved by net reaction that consumes the added substance। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि आप अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, नेट रिएक्शन ये क्या करेगा, ये उस एडेड सब्सटेंस को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसी तरह से द कॉन्सेंट्रेशन स्टेट ऑफ रिमूव्ड reactant or product is relieved by the net reaction in the direction that replenishes the removed substance। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो रिमोट सब्सटेंस है उसके कमी को जो है फ़ौरन जो है पूरा करने की कोशिश करेगा। तो दो बातें होगी, आप या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दो जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब होगी और फ़ौरन जो है वो इक्विलिब्रियम अपने आप को जो है क्या करेगा, रीएडजस्ट करेगा और फिर से एक न्यू इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश करेगा। इसी तरह से अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कम करते हो, डिक्रीज़ करते हो, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी जो है डिस्टर्ब होगा और फ़ौरन ये इक्विलिब्रियम जो है अपने आप को रीएडजस्ट करके एक नया इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश करेगा। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, the composition of equilibrium mixture changes so as to minimize the effect of concentration changes। तो यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम जो है क्या करेगा, जो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट जो मिनिमाइज़ हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट हमने यहाँ पर जो है कैरी आउट किया है, फ़ौरन जो है उसको मिनिमाइज़ करके नया इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश करेगा। तो ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल पे आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल A + B प्रोड्यूसेस C + D। तो यहाँ पर अगर सपोज़ आप A का या B का या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेट जो है डिस्टर्ब होगी और फ़ौरन क्या होगा कि ये अपने आप को जो है रीएडजस्ट करेगा और एक न्यू इक्विलिब्रियम जो है सेटअप होगा और उस वक्त जो है यहाँ पर इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन या डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर एक नया इक्विलिब्रियम जो है सेटअप होगा। यही जो है एक्चुअल प्रिंसिपल है जिसको हम ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल कह रहे हैं। तो कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक रिएक्शन हमारे पास है, हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयोडाइड गैस।
ये रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर हमको जो है इक्विलिब्रियम के जो है कंडीशन में क्या जो है डिफरेंस मिलता है। तो कंसिडर दिस रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो इफ़ हाइड्रोजन इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर, अगर आप रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है हाइड्रोजन को ऐड करोगे एट इक्विलिब्रियम, देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज डिस्टर्ब। अगर आप हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करते हो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, तो इक्विलिब्रियम जो है इस रिएक्शन की क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। इन ऑर्डर टू रीस्टोर इट द रिएक्शन प्रोसीड्स इन अ डायरेक्शन वेयर इन हाइड्रोजन इज कंज्यूम्ड, दैट इज more of hydrogen and iodine react to form hydrogen iodide, and finally the equilibrium shifts in right hand side, that is the forward direction। तो यहाँ पर आप देखिए एक ग्राफ मैं बनाता हूँ जिसमें हम जो है इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग को जो है स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ टाइम के साथ में हम इसको जो है कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज़ टाइम, एक्स एक्सिस पर जो हम टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर जो हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। तो लुक हियर, दिस इज़ कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाई एक्सिस पर। तो आप सबसे पहले देखिए कि हाइड्रोजन और आयोडीन को हम यहाँ पर जो रिएक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आप यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन आयोडीन जब जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो धीरे धीरे इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज़ होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब होगी, लेकिन फ़ौरन ये इक्विलिब्रियम अपने आप को जो है रिस्टोर कर लेगा और फिर से जो है बराबर आपको जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है मिलेगी, जो कि एक नई इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो आप देखिए ये हाइड्रोजन जो है इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है। तो लुक हियर, सपोज़ ये हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम है। इसी तरह से जो है आप आयोडीन का जो है इक्विलिब्रियम कंसिडर कीजिए, दिस वन। और इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है कॉन्सेंट्रेशन ये यहाँ पर आप देखिए। तो ये यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ। इस टाइम पर आप इसको जो है कंसिडर कीजिए कि ये इक्विलिब्रियम जो है अटेंड की हुई है। आप इसको टाइम t1 कहिए और ये जो आपको डिस्टेंस दिखता है दिस इज़ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज़ होकर ये जो है कांस्टेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होकर ये कांस्टेंट हो जाएगा। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन आपने इंक्रीज़ किया, लुक हियर, ये हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया, लेकिन फ़ौरन ये अपने आप को जो है मैनिपुलेट करेगा और इस तरह से जो है नया इक्विलिब्रियम जो है एडजस्ट होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि इस पोजीशन पर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है फिर से जो है कांस्टेंट हो गया। तो एक नया इक्विलिब्रियम जो है रीस्टेब्लिश होगा, जो कि आप टाइम t2 कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि न्यू इक्विलिब्रियम इज़ इस्टेब्लिश्ड। तो ये तो पहला इक्विलिब्रियम था, लेकिन इक्विलिब्रियम जब चेंज होता है बाय इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो अब फिर से वापस जो है ये नया इक्विलिब्रियम जो है रीस्टोर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड। यहाँ पर जो फिर से इक्विलिब्रियम स्टोर हुआ, तो यहाँ हम इसको T2 जो इंडिकेट करेंगे। इस टाइम पर जो है इक्विलिब्रियम जो दोबारा से मिलेगा। तो इस तरह ये आपको जो है कंडीशन मिलेगी कि इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रियम। तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पर था, लेकिन जब आपने हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया और फ़ौरन इस हाइड्रोजन ने जो है अपने कॉन्सेंट्रेशन को जो है कांस्टेंट किया और वापस से एक टाइम T2 पर जो है इक्विलिब्रियम जो है दोबारा से जो है रीस्टेब्लिश हुआ, या आप इसको जो है रीस्टोर जो है कह सकते हो। रीस्टोर की जगह रीइस्टेब्लिश जो है ज़्यादा ठीक रहेगा, रीइस्टेब्लिश्ड। ये नया इक्विलिब्रियम जो है दोबारा से आपको मिल जाएगा। तो दिस इज़ एन in accordance with Le-Chatelier's principle, which implies that in case of addition of reactant or product, a new equilibrium will set up in which the concentration of the reactant or product should be less than what it was after the addition of the reactant। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है
है ना। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो है लेस देन व्हाट इट वाज आफ्टर द एडिशन बट मोर देन व्हाट इट वाज इन द ओरिजिनल मिक्सर। तो यहाँ पर जो है ओरिजिनल मिक्सर के अंदर जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा उससे ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन का था। तो इस तरह से ये जो है आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो मिलता है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है एक नए इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने के बाद जो है मिलता है। तो द सेम पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन क्वोशंट QC। तो आप यहाँ पर जो इसका रिएक्शन क्वोशंट जब QC लिखते हो तो लुक हियर QC इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम क्वोशंट हम QC जो लिखते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स इन द वैल्यू ऑफ QC बीइंग लेस देन Kc। तो यहाँ पर आप देखिए कि QC की जो वैल्यू है वो Kc के वैल्यू से जो है कम होगी। तो ये कंडीशन हमको यहाँ पर जो है मिलती है। तो thus in order to attain equilibrium again the reaction moves in the forward direction and similarly we can say that the removal of product also boosts the forward reaction and increases the concentration of the product and this has great commercial application in case of the reactions where the products is a gas or a volatile substance। तो यहाँ पर अब एक बात जो है और ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने बताया कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जब मूव करती है इक्विलिब्रियम जो है राइट हैंड साइड की तरफ जो है शिफ्ट होगा। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करते हो तब भी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है प्रोसीड करेगी और इक्विलिब्रियम जो है राइट हैंड साइड पर जो है शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर भी जो है ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को जो है बूस्ट करेगा। तो दो बातें हो सकती है, या तो आप जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है इंक्रीज़ करो या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट को जो है डिक्रीज़ करो। तो दोनों सूरत में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को जो है फेवर करेगी और इस तरह से जो है आपको फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन गुड यील्ड के अंदर जो है मैक्सिमम यील्ड के अंदर जो है मिलेगा। इसी तरह से इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इज़ लिक्विफाइड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर so that reaction keeps moving in forward direction। हम जो अमोनिया का मैन्युफैक्चर करते हैं बाय हेबर्स प्रोसेस, तो उसके अंदर जो है एक अटेम्प्ट आपको ये करना है कि जैसे ही अमोनिया का फॉर्मेशन हो तो आप जो है अमोनिया को उसमें अंदर क्या कीजिए, लिक्विफाई कीजिए और लिक्विफाई करके उसको जो है कंटिन्यूसली रिएक्शन मिक्सचर से जो है सेपरेट करते चलिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है अमोनिया जो गैस फॉर्म हो रही है उसके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज़ कर रहे हो और इसकी वजह से क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है कंटिन्यू रहेगी और मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया ये फॉर्म होता रहेगा। सिमिलरली इन लार्ज प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कांस्टेंट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द किल्न ड्राइव्स द रिएक्शन टू द कंप्लीशन। आप देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको आप जो है डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बना रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहे हो। तो इस रिएक्शन के अंदर अगर आपको मोर यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए तो आप यहाँ से क्या कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कंटिन्यूसली रिमूव करते जाइए। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट में से एक जो है प्रोडक्ट का आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हो, तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन को जो है फेवर करेगी एंड मोर यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ पर जो फॉर्म होगी। तो दो बातें हैं, एक चीज़ जो है ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फेवर करेगी। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट साइड में आप जो है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करते हो तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड करेगी। यहाँ पर आप देखिए कि दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जो है बाय प्रोडक्ट है, तो आप क्या कीजिए, सबसे सिंपल बात है गैसियस फॉर्म में है, इसका सेपरेशन इजी होगा, तो किल्न से इसको जो है कंटिन्यूसली आप जो है रिमूव करते चलिए। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का जो है अटेम्प्ट होगा कि दैट इज़ द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, मीन्स डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोर नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गेट डिकम्पोज
टू फॉर्म मोर यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी जो है कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म होगी। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ अ प्रोडक्ट मेंटेन्स QC एट अ वैल्यू लेस देन KC। तो अगर आप जो है ये प्रोडक्ट में से, है ना, चाहे किसी भी रिएक्शन में हो, कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट लोगे तो QC को जो है ये हमेशा जो है KC से लेस वैल्यू पर जो है मेंटेन रखेगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाए फ़ौरन उसको जो है आप रिमूव करते चलिए, तो ये कंडीशन जो है अचीव होती रहेगी और ये कंडीशन जो है मेंटेन रहेगी। तो QC की वैल्यू जो है KC से जो है हमेशा कम होनी चाहिए, तभी आपको जो है रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करेगी एंड द रिएक्शन कंटिन्यू टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कंडीशन हर वक्त जो है आपको जो है रिएक्शन के अंदर जो मिलनी चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन का इफ़ेक्ट जो देखेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो लेट अस सी। एक रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं, फेरिक आयन के अंदर जो है आप थायोसाइनेट आयन जो है मिक्स कीजिए। तो लुक हियर, Fe3 प्लस एक्वियस प्लस HCN माइनस एक्वियस। Fe3 प्लस एक्वियस फेरिक आयन जो कि येलो कलर का होता है, इसका कलर है येलो, और थायोसाइनेट जो है ये कलरलेस है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो FeSCN2 प्लस होगा, FeSCN2 प्लस, और इसका कलर होगा डीप रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जो है कलर चेंज पर जो है रिएक्शन की कंडीशन जो है दिखती है कि येलो कलर जो है ये कन्वर्ट हो रहा है डीप रेड कलर के जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसको आप FeSCN2 प्लस कॉम्प्लेक्स आयन जो है कह सकते हो। इसका जब हम KC लिखेंगे तो लुक हियर, द वैल्यू ऑफ KC इज इक्वल टू FeSCN2 प्लस डिवाइडेड बाय Fe3 प्लस इंटू SCN माइनस। तो ये इसकी जो है KC की वैल्यू आपको मिलेगी। तो अ रेडिश कलर अपीयर्स ऑन एडिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ 0.002 मोलर पोटेशियम थायोसाइनेट। यहाँ पर हम जो थायोसाइनेट आयन ले रहे हैं ये पोटेशियम थायोसाइनेट से होगा। तो आप जो क्या कीजिए, 2 ड्रॉप जो है 0.002 मोलर पोटेशियम थायोसाइनेट सोल्यूशन किस में मिलाना है, 1 ml ऑफ फेरिक नाइट्रेट, यहाँ पर जो है आयरन 3 नाइट्रेट का जो है सोल्यूशन होगा, उसके अंदर जो है आपको मिलाना है, जो कि 0.2 मोलर का जो है सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि रेड कलर जो बनेगा दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन जो है बनता है इसकी वजह से आपको जो है डीप रेड कलर जो है मिलेगा। तो द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर बिकम्स कांस्टेंट ऑन अटेनिंग इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी तो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखिए, दिस इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड आइदर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस ऑफ एडिंग अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो है इस कलर की इंटेंसिटी को जो है हम चेंज कर सकते हैं और इसकी इक्विलिब्रियम को हम जो शिफ्ट कर सकते हैं आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन और राइट हैंड रिवर्स डायरेक्शन। तो उसके अंदर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ द कलर जो चेंज होगी, किसकी वजह से, एडिशन और रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की बेसिस पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन बाय एडिंग रिएजेंट दैट रिमूव Fe3 प्लस और थायोसाइनाइट आयन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Fe3 प्लस को रिमूव कर दीजिए या थायोसाइनेट को जो है रिमूव कर दीजिए। तो हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है किधर शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे कि आप जो है इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर जो है ऑक्जेलिक एसिड जो है ऐड कीजिए। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, Fe3 प्लस के साथ जो रिएक्ट होकर एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा फेरिक ऑक्जेलेट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा FeC2O4 थ्राइस, ये एक जो है कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा FeC2O4 थ्राइस 3 माइनस।
ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। किसके साथ में? जब आप इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिलाते हो तो ऑक्जेलिक एसिड जो है Fe3+ के साथ जो है मिलकर ये एक जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फेरिक ऑक्जेलेट आयन जो है फॉर्म करेगा। तो 10 डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री Fe3+ आयन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो हम क्या करते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड ऐड करने से क्या होगा कि Fe3+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन ये डिक्रीज होगा। अब इस कॉन्सेंट्रेशन के डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इन अकॉर्डेंस विद ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, स्ट्रेस ऑफ रिमूवल ऑफ Fe3+ आयन इज रिलीव्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ थायोसाइनाइड। तो यहाँ पर जो है इसके डिक्रीज को आप जो है क्या कर सकते हो, इस थायोसाइनाइड के साथ में जो आयरन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको जो है डिसोसिएट करके Fe3+ को क्या कर सकते हो, रीप्लेनिश कर सकते हो, दोबारा से आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकते हो। तो इसको डिसोसिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इसको जो है डिसोसिएट कर Fe3+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को जो है मेंटेन कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSCN2+, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिक्रीज़ होगा तो इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर जो है डिक्रीजेस होगी। तो यहाँ पर जो है रेड कलर की इंटेंसिटी, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन होने से जो है रेड कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो एडिशन ऑफ HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड अगर आप ऐड करते हो तो इट डिक्रीजेज द रेड कलर बिकॉज Hg2+ रिएक्ट्स विथ थायोसाइनाइड। यहाँ पर जो है Hg2+ जो है थायोसाइनेट के साथ जो है रिएक्ट होगा और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा HgSCN2-, HgSCN2-, ये एक जो है कॉम्प्लेक्स आयन जो है फॉर्म करेगा, HgSCN4-, ये एक जो है कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा जिसकी वजह से थायोसाइनेट आयन का जो है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर जो है डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर जो है इन दोनों जगहों पर हमने क्या किया है कि रिएक्टेंट साइड के जो आयन्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन हमने डिक्रीज़ किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है डिक्रीज हुआ तो इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर जो है ये क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो रिमूवल ऑफ फ्री थायोसाइनेट आयन शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर यहाँ पर आप जो है थायोसाइनेट आयन को रिमूव करते हो तो इक्विलिब्रियम जो है राइट टू लेफ्ट जो है शिफ्ट होगा और रिवर्स रिएक्शन जो है फेवर करेगी। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, टू रीप्लेनिश थायोसाइनेट आयन, एडिशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट ऑन द अदर हैंड increases the color intensity of the solution as it shifts the equilibrium to right। तो अगर आप यहाँ पर जो है पोटेशियम थायोसाइनेट को इंक्रीज़ करते हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो डेफिनेटली इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर जो है फेवर करेगी। तो बिल्कुल साफ बात समझ में आती है कि अगर आप लेफ़्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हो तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जो है फेवर करती है, और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज़ करते हो तो रिएक्शन उस वक्त जो है रिवर्स साइड में जो है मतलब जो है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है फेवर करेगी। तो ये बात जो हमको समझ में आती है। तो अगर आप यहाँ पर जो Fe3+ आयन जो है इसको ऑक्जेलिक एसिड ऐड करके जो है कम करते हो तो रिएक्शन जो है डीप कलर, जो डीप रेड कलर है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इसी तरह से थायोसाइनाइड को आप जो है HgCl2 ऐड करके इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करते हो तो क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से डीप रेड कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। इसके दूसरे तरफ अगर हम देखें कि अगर आप पोटेशियम थायोसाइनेट इसके अंदर जो है ऐड करते हो, थोड़ा सा भी अगर ऐड करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आपने एक रिएक्टेंट का जो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड की तरफ जो है शिफ्ट होगी और फॉरवर्ड रिएक्शन इसके अंदर जो है फेवर करेगी। तो इस तरह से ये पहला जो हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड कहीं से भी आप जो है इसको जो है चेंज करके रिएक्शन को जो है फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन को फेवर कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कोई भी एक रिएक्टेंट या दोनों रिएक्टेंट, तो इससे क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फेवर करेगा। इसी तरह से डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उस वक्त भी यही फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फेवर करेगी।
तो ये दो बातें हमको समझ में आती है, या तो आप रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करो या फिर प्रोडक्ट को जो है कंटिन्यूसली जो है रिमूव करते चलो, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ करते चलो, तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होके जो है मिलेगी। तो इस तरह से ये पहला हो गया इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑन द इक्विलिब्रिया। उसके बाद जो सेकंड इसका जो है इफेक्ट है, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। सेकंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। तो देखते हैं प्रेशर चेंज का जो है रिएक्शंस के ऊपर जो है इक्विलिब्रियम पर क्या असर होता है। तो अ प्रेशर चेंज obtained by changing the volume can affect the yield of the products in case of a gaseous reaction where the total number of moles of gaseous products are different। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि गैसियस रिएक्शन के अंदर ख़ास तौर से हम यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इन अप्लाइंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल टू अ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंजेस ऑन सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पर जो है सॉलिड और लिक्विड पर जो है प्रेशर चेंज को जो है इग्नोर करना है, बिकॉज द वॉल्यूम और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन और लिक्विड इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर जो है एक रिएक्शन हम जो है कंसिडर करेंगे जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को आप जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके मीथेन का फॉर्मेशन करते हो। तो लुक हियर, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस करेगा मीथेन गैस प्लस वाटर। यहाँ पर जो है हम वाटर जो है गैसियस फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर जो है ये मीथेन फॉर्म कर रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो है फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें आप जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस कीजिए कि इसके अंदर जो है 4 मोल जो है गैसियस रिएक्टेंट जो है यहाँ रिएक्ट हो रहे हैं और ये जो है 2 मोल जो है प्रोडक्ट जो है फॉर्म करते हैं। तो ये किस तरह से जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज होगा, हम इसको यहाँ पर इस रिएक्शन के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको नंबर ऑफ़ मोल्स के टर्म में हम लिखें तो देखिए 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दोनों मिलकर होते हैं 4 मोल्स। और यहाँ पर आप देखिए कि 1 मोल मीथेन और 1 मोल वाटर है, दोनों मिलकर होते हैं 2 मोल्स। तो आप यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ मोल्स जो है ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। इस नंबर ऑफ़ मोल को मैं जो है वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ। तो लुक हियर, 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 4 वॉल्यूम्स, और इसी तरह से यहाँ पर जाए 2 वॉल्यूम्स। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि बॉयल्स लॉ हमको जो बताता है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका बिल्कुल साफ जो है मतलब होता है कि प्रेशर जो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन कंसिडर करते हो तो नंबर ऑफ़ वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स दैट द प्रेशर इंक्रीजेस। तो अब इसके हिसाब से देखिए कि 4 के हाफ जो है यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द वॉल्यूम बिकम्स हाफ्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम बिकम्स हाफ, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या होगा, डबल होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रेशर बिकम्स डबल। तो ये चीज़ को जो है आप अपने सामने रखिए। इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन कोशेंट्स के हिसाब से जो है यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम देख रहे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो 4 मोल्स उसको हम कंसीडर कर रहे हैं 4 वॉल्यूम्स, 2 मोल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं 2 वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 4 का हाफ होता है 2। तो हम यहाँ लिख रहे हैं वॉल्यूम बिकम्स हाफ। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो उसके हिसाब से देखें तो प्रेशर जो है इसके हाफ के हिसाब से यहाँ पर प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो प्रेशर डबल होगा, वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर हाफ होगा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर देखिए कि डायरेक्शन in which the reaction goes to re-establish equilibrium can be predicted by applying ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। यहाँ पर भी आप जो है ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल को जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर जो है आप जैसे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का जो इंक्रीज़ कर सकते हो, इसी तरह से यहाँ पर जो है आपको प्रेशर भी कंसिडर करना होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि सिंस द प्रेशर हैज़ डबल्ड द इक्विलिब्रियम नाउ शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन
in which the number of moles of the gas decreases. तो let the concentration of carbon monoxide, concentration of hydrogen, concentration of methane एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये जितने भी यहाँ पर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इन सब के जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है आप कंसीडर कीजिए. तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे मे बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम फॉर द मिथेनेशन ऑफ द रिएक्शन. तो ये सब के सब जो है आप जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है कंसिडर कीजिए, जो कि मिथेनेशन मतलब मीथेन के फॉर्मेशन के अंदर ये सब के सब जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशंस है. तो इस रिएक्शन के अंदर जो है आपको इक्विलिब्रियम के अंदर जो है ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशंस मिलेंगे. तो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज हाफ्ड द पार्शियल प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन आर डबल्ड. अगर आप यहाँ पर जो रिएक्शन मिक्सचर के वॉल्यूम को हाफ करते हो तो पार्शियल प्रेशर जो है इसका क्या होगा, डबल होगा, और साथ ही साथ जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन भी डबल होगा. दैट मीन्स यहाँ पर जो वॉल्यूम डबल होगा तो आप उसके कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर कर सकते हो, ये डबल होगा. तो वी ऑब्टेन द रिएक्शन कोशेंट बाय रिप्लेसिंग ईच इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बाय डबल इट्स वॉल्यूम. तो यहाँ पर जो है उसकी वैल्यू से जो है आप जो है डबल कीजिए. तो इसके अंदर क्या करना है कि आपको अगर रिएक्शन को फेवरेबल कंडीशन में करना है तो आपको इसके वॉल्यूम को जो है कम करना पड़ेगा. जब वॉल्यूम कम होगा तो इसका प्रेशर जो है बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है कन्वर्ट फेवर करेगी. और इस तरह से जो रिएक्शन कोशेंट है उस रिएक्शन कोशेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उसको अपनी वैल्यू से जो है डबल कंसिडर करना होगा. और इस तरह से आपको इस कंडीशन में मिलेगा QC इज़ लेस देन KC. तो ये कंडीशन जब अचीव होगी तो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इस तरह से जो है आप इस रिएक्शन के अंदर इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज को जो है कंसिडर कर सकते हो. एक रिएक्शन और लीजिए जिसमें हम कार्बन सॉलिड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो फॉर्म करते हैं. कार्बन सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि व्हेन द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड, यहाँ पर अगर आप जो है प्रेशर इंक्रीज करते हो तो द रिएक्शन गोज़ इन द रिवर्स डायरेक्शन बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है गैस के इंक्रीज़ हो रहे हैं. यहाँ पर देखिए गैस का जो है 1 मोल है और यहाँ पर जो है गैस का 2 मोल है. तो अगर आप इसमें प्रेशर को इंक्रीज़ करते हो तो रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी. इसलिए इस रिएक्शन को आपको जो है लो प्रेशर पर जो है करना पड़ेगा. तो दिस रिएक्शन विल बी फेवरेबल टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ़ द प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड. तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है कर सकते हो प्रेशर डिक्रीज करके. सो दिस इज़ अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज. उसके बाद जो है थर्ड देखते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन. इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन. आप किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इनर्ट गैस जब ऐड करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर. तो इफ़ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एंड an inert gas such as argon is added which does not take part in the reaction, it is because the addition of an inert gas at constant volume does not change the partial pressure or the molar concentration of the substances involved in the reaction, and the reaction quotient changes only if the added gas is रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अगर आप इनर्ट गैस जो है किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम कंडीशन पर उसको ऐड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्गॉन आप लेते हो, तो ये जो है रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर जो है कोई असर नहीं करेगी क्योंकि ये जो है ना तो रिएक्टेंट है ना ही प्रोडक्ट है. हाँ, अगर ये कोई गैस आप इसके अंदर जो ऐड करते हो जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में इन्वॉल्व है पहले से, तो फिर वो जो है रिएक्शन कोशेंट को जो है डिस्टर्ब करेगा और साथ ही साथ जो है इक्विलिब्रियम भी जो है डिस्टर्ब होगी. लेकिन ध्यान रखिए कि इनर्ट गैस अगर आप जो किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर ऐड करते हो तो इट डज़ नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, और इसकी वजह से ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्टर्ब होगी ना ही रिवर्स रिएक्शन डिस्टर्ब होगी. तो यह बात ध्यान रखिए कि इनर्ट गैस एडिशन डज़ नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम. तो ये चीज़ हमको समझ में आती है.
उसके बाद फोर्थ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। Whenever an equilibrium is disturbed by change in the concentration, pressure or volume, the composition of the equilibrium mixture changes because the reaction quotient no longer equals the equilibrium constant। अगर इतनी सारी चीज़ें आप चेंज करते हो, जैसे कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो ये इक्विलिब्रियम क्वोशंट को जो है चेंज करेगा और इस तरह से जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी जो है डिस्टर्ब होगी। हाउएवर when a change in the temperature occurs the value of equilibrium constant changes। अगर यहाँ पर आप जो है टेम्परेचर को जो है चेंज करते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, तो आप देखोगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी यहाँ पर जो है चेंज होगी वैल्यू। तो इन जनरल द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर हम जो है डेल्टा एच की वैल्यू जो है कंसिडर करेंगे, इसकी निगेटिव या पॉजिटिव क्या साइन है। तो ध्यान रखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है ख़ास तौर से यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है इसमें क्या होगी, निगेटिव होगी। जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इस रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसी तरह से द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर जो है क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है इसके अंदर इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो चेंज होता है, तो दिस टेम्परेचर चेंज अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट्स ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन को भी टेम्परेचर चेंज है अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन N2 + 3H2। तो लुक हियर, N2 गैस प्लस H2 गैस दैट प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस, और इसके अंदर जो एंथैल्पी चेंज मिलेगी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट इज़ अबाउट 92.38 किलो जूल्स पर मोल। 92.38 किलो जूल्स पर मोल यहाँ पर जो है इसकी एंथैल्पी चेंज है, और इसमें जो है निगेटिव साइन बता रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, रेजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट एंड डिक्रीजेज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अगर इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप रिएक्टेंट साइड में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इसमें जो है क्या होगा, ये डिक्रीज होगा, और रिएक्शन लेफ़्ट साइड पे मतलब रिएक्टेंट साइड पर रिवर्सिबल डायरेक्शन को जो है फेवर करेगी। तो इन अदर वर्ड्स लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर जो है आप, चूँकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है -92.38 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी जो है आपको दिख रही है। इसलिए इस रिएक्शन को आप जो है लो टेम्परेचर पर कैरी आउट कीजिए, जिसकी वजह से आपको जो है हाई यील्ड ऑफ अमोनिया मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली वेरी लो टेम्परेचर स्लो डाउन द रिएक्शन, देयरफॉर अ कैटालिस्ट इज़ यूज्ड। अगर हम इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को बहुत लो कर देते हैं, है ना, यानी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई करके हम अगर इसको टेम्परेचर लो करते हैं ताकि हाई यील्ड जो है अमोनिया के मिले, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत स्लो होती है। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए इस रिएक्शन के अंदर हम लो टेम्परेचर पर कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। तो कैटालिस्ट यूज़ होने की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है ये फास्ट होगा, और लो टेम्परेचर की वजह से गुड यील्ड ऑफ अमोनिया आपको जो है ऑब्टेन होगी। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर जो है खास तौर से ध्यान
रखिए, दिस इज़ अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उन रिएक्शंस को आपको जो है लो टेम्परेचर पर करना है। अब ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का जो है एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है किस तरह से रिएक्शन को आप जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है फेवर कर सकते हो। तो लुक हियर, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का है उसको हम डाइमराइज करके जो है N2O4 में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो लुक हियर, 2NO2 गैस, इसको हम जो है डाइमराइज करके N2O4 गैस में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका कलर है ब्राउन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है कलर ब्राउन है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि हम इस रिएक्शन को जो है दो डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन पर जो है कैरी आउट करेंगे और ये जो है कलरलेस गैस है। तो आपको करना क्या है इसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग्स टू कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज कलेक्टेड इनटू 5 मिलीलीटर टेस्ट ट्यूब्स ensuring same intensity of the color of the gas in each test tube। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन रहा है यहाँ पर, तो उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप क्या कीजिए कि उसको जो है 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है आप जो है कलेक्ट कीजिए और इस तरह से ध्यान रखना है कि उसकी कलर इंटेंसिटी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है सेम होगी। अब आपको क्या करना है कि 3 बीकर्स लेना है, 3 बीकर्स लेना है और उसको क्या करना है कि तीनों बीकर के अंदर जो है आपको अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशन जो है फाइनलाइज करना है। तो आप ध्यान रखिए, पहले तो आपको 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है कलेक्ट करना है। 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट करना है। सपोज ये गैस आपने इसमें जो है कलेक्ट किया है, इसकी जो कलर इंटेंसिटी है दोनों में सेम होनी चाहिए और इसको जो है आप एरलडाइट से जो है पैक कर दीजिए। इसके स्टॉपर को ऊपर से आप जो इसका स्टॉपर लगा के इसको एरलडाइट से जो है बिल्कुल सील कर दीजिए, पैक कर दीजिए कि कहीं से भी बाहर से कोई चीज़ अंदर ना आने पाए और अंदर की कोई चीज़ बाहर ना जाए। ये सील्ड टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, 3 बीकर लेना है। पहले इन तीनों बीकर को आप जो है लेबल कीजिए 1 2 3। तो लुक हियर, 3 बीकर्स लेंगे हम। दिस इज बीकर नंबर 1, this is beaker number 2 and this is beaker number 3। अब कंडीशन आपको क्या लेना है, बीच वाला जो बीकर है इसके अंदर आपको लेना है वाटर और ये वाटर होगा रूम टेम्परेचर पर RT। दैट मीन्स आप यहाँ पर जो है वाटर को जो है रूम टेम्परेचर पर लीजिए, जो कि जनरली जो भी रूम टेम्परेचर होगा उस पर आपको जो लेना है। तो ये वाटर रूम टेम्परेचर पर है और दूसरी तरफ जो है आपको वाटर एट हाई टेम्परेचर और ये होगा 363 केल्विन। वाटर जो है 363 केल्विन पर आपको लेना है और दूसरी तरफ आपको जो है लेना है फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर, इसके अंदर आपको जो है फ्रीजिंग मिक्सचर लेना है जो कि 270 केल्विन पर होगा, एट 270 केल्विन। तो ये 3 जगह पर आपको जो है अलग अलग टेम्परेचर कंडीशन जो है अचीव करना है। बीकर 1 में आपको जो है फ्रीजिंग मिक्सचर लेना है जो 270 केल्विन पर होगा, बीकर 2 में आपको जो है वाटर लेना है रूम टेम्परेचर पर और बीकर 3 में आपको हॉट वाटर लेना है जो 363 केल्विन पर होगा। तो आपको करना क्या है, बोथ द टेस्ट ट्यूब्स आर प्लेस्ड इन बीकर नंबर 2 फॉर 8 to 10 मिनट्स। तो आप जो है ये दोनों टेस्ट ट्यूब को जो है बीकर नंबर 2 में रखिए। दोनों टेस्ट ट्यूब पहले आपको जो है बीकर नंबर 2 में रखना है फॉर 8 to 10 मिनट्स और ध्यान रहे कि दोनों के अंदर जो है कलर इंटेंसिटी जो है सेम होनी चाहिए। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब को आप क्या कीजिए बीकर नंबर 1 में रखिए और दूसरी टेस्ट ट्यूब को निकालकर जो है बीकर नंबर 3 में रखिए। ध्यान से सुनिए, पहले आपको जो है ये दोनों टेस्ट ट्यूब जो हमने यहाँ पर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो है प्रिपेयर किया है, उन दोनों को आप जो है यहाँ पर जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है कलेक्ट करो और उसको जो है सील करो एरलडाइट से और ये दोनों के अंदर जो है कलर इंटेंसिटी ऑफ द गैस जो है सेम होनी चाहिए।
बीकर नंबर 2 में जिसमें हमने रूम टेम्परेचर पर वाटर लिया है उसके अंदर 8 से 10 मिनट रखना है। थोड़ी देर के बाद जो है 8 से 10 मिनट के बाद जो है एक टेस्ट ट्यूब निकाल कर फ्रीजिंग मिक्सचर में रखो और एक टेस्ट ट्यूब निकाल कर आप यहाँ पर वाटर एट 363 केल्विन पर रखो जो कि हॉट वाटर है। तो इस तरह से आप रखने के बाद क्या होगा, आफ्टर दिस वन इज़ प्लेस्ड इन बीकर 1 एंड द अदर इन बीकर 3। तो ये हो गया यहाँ पर। अब क्या होगा, एट लो टेम्परेचर बीकर 1, यहाँ पर जो है बीकर 1 के अंदर जो लो टेम्परेचर है तो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 इज़ प्रीफर्ड। रिएक्शन जिसमें जो है N2O4 का फॉर्मेशन हो रहा है ये प्रीफर करेगी। तो लुक हियर, 2NO2 गैस इज़ कन्वर्टेड इनटू N2O4 गैस। तो लो टेम्परेचर पर जो है ये रिएक्शन जो है फेवर करेगी जिसमें N2O4 ये इसका जो है फॉर्मेशन जो है फेवर करता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर जो होगी और क्या होगा कि जो ब्राउन कलर है उसकी इंटेंसिटी जो है ख़त्म होगी और कलरलेस N2O4 गैस जो है बनेगी। तो बीकर नंबर 1 के अंदर जो है यहाँ पर जो है कलर चेंज आपको दिखेगा और वो जो है ब्राउन कलर से जो है कलरलेस होगा। इसका मतलब ये होगा कि लो टेम्परेचर पर जो है ये वाली रिएक्शन जो है फेवर कर रही है। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इसकी वजह क्या है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है एंड डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 52.2, यहाँ पर जो है 57.2 किलो जूल्स पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन जो है फेवर करेगी। तो ये जब एक टेस्ट ट्यूब निकाल कर आप यहाँ रखोगे तो यहाँ पर जो है कलर इंटेंसिटी जो है डिक्रीज़ होगी और कलरलेस होगा। जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब जब आप यहाँ पर हॉट वाटर के अंदर रखोगे तो रिवर्स रिएक्शन जो है इसके अंदर जो है फेवर करेगी और यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा, ब्राउन कलर ब्राउन ही दिखेगा। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड दस इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर ड्यू टू NO2 डिक्रीजेस while in beaker 3 high temperature favors the reverse reaction and the formation of NO2 and thus the brown color intensifies। और यहाँ पर जो है ब्राउन कलर जो है इंटेंसीफाई होगा जो का तू रहेगा। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से आप जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज को जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी सीन इन सम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आप यहाँ पर जो है कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी इसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। तो देखिए क्या होगा, एक रिएक्शन हम लेते हैं जिसमें COH2O6 3+, COH2O6 3+ हेक्सा एको कोबाल्ट आयन है। इसको आप जो है क्लोराइड आयन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। क्लोराइड आयन के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा COCl4 2- COCl4 2- एक्वियस प्लस 6H2O। यहाँ पर जो है वाटर का जो है फॉर्मेशन होगा लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसमें जो है कलर चेंज क्या होता है। तो लुक हियर, एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज़ ब्लू। यहाँ पर जो है रूम टेम्परेचर पर जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर जो है ब्लू होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ COCl4 2- एक्वियस। यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है क्या होगा, ब्लू कलर का होगा जिसमें COCl4 2- का फॉर्मेशन आपको शो करना है। When cooled in a freezing mixture, the color of the mixture turns pink due to the presence of COH2O6 3+। तो ये जो है पिंक कलर का होगा और ये जो है ब्लू कलर का होगा। तो ध्यान रखिए ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा जो है हाई टेम्परेचर पर आपको जो करना है। तो अगर आप इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर को फ्रीज करते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये मिक्सचर जो है क्या होगा, इसका कलर जो है पिंक होगा। क्यों कि रिवर्स रिएक्शन जो है फेवर करेगा और पिंक कलर जो है COH2O6 3+ का है। और अगर आप इसको जो है इस रिएक्शन को आप जो है हाई टेम्परेचर पर अगर करते हो तो ये कलर आपको जो है ब्लू मिलेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन एंडोथर्मिक होने की वजह से हाई टेम्परेचर पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फेवर करेगी और रिएक्शन मिक्सचर का जो कलर होगा वो ब्लू कलर होगा। तो दिस इज़ अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको लो टेम्परेचर पर करना है और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको हाई टेम्परेचर पर करना है। समझ में आई बात। उसके बाद जो है लास्ट हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट।
अगर हम कैटलिस्ट जो है किसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है जो इक्विलिब्रियम पर है उसके अंदर अटेन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये पांचवा हम लेंगे एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो a catalyst increases the rate of chemical reaction by making available a new low energy pathway for the conversion of reactant to the product। कैटलिस्ट है सिर्फ क्या काम करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। तो इसमें आप जो है एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस that pass through the same transition state and does not affect the equilibrium। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि अगर किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो तो कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एंड इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। एंड कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बाय एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम EA कह रहे हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करेगा, ये जो है डिक्रीज करेगा विद सेम अमाउंट। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ये जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है लो करता है और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की दोनों की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो होगी वो सेम अमाउंट की होगी। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है। एंड कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर को ये अफेक्ट नहीं करेगा। इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अगर आप कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के अंदर शो करते हो तो ये जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर भी नहीं दिखेगा और साथ ही साथ जो है आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो रिएक्शन लिखोगे उसके अंदर भी आपको इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट कहीं भी शो नहीं करना है, बिकॉज कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। बाय द वे अगर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता भी है तो ये फ़ौरन जो है दोबारा से जो है आपको मिलेगा, रिज्यूम होगा, इट विल रीफॉर्म और दोबारा से आपको जो है मिलेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो एक यहाँ पर जो है हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है कंसिडर करते हैं। तो कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विच इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड प्रोसीड्स proceeds with decrease in the total number of molecules formed as compared to the reactants। तो equilibrium constant decreases with increase in temperature and at low temperature rate decreases and it take long time टू रीच एट इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैंने बताया कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए आपको जो है इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर करना है, लेकिन लो टेम्परेचर होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज़ होता है। तो क्या होगा, इसके अंदर जो है बहुत टाइम आपको जो लगेगा इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए। वेयर एज हाई टेम्परेचर गिव्स द सेटिस्फैक्ट्री रेट्स बट पुअर यील्ड्स। अगर आप हाई टेम्परेचर करते हो तो आपको जो है रेट तो बढ़ता हुआ दिखेगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही पुअर बनेगी, बहुत ही कम होगी। तो जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हैबर डिस्कवर्ड दैट अ कैटलिस्ट कंस्टिट्यूटिंग ऑफ आयरन कैटलाइज द रिएक्शन टू ऑकर एट अ सेटिस्फैक्ट्री रेट at temperature where the equilibrium concentration of ammonia is reasonably favorable। तो यहाँ पर जो है एक जर्मन केमिस्ट जो है फ्रिट्ज हैबर ने यहाँ पर जो है अमोनिया के मैन्युफैक्चर के अंदर जो है आयरन कंटेनिंग जो है कैटलिस्ट यूज़ किया और उसकी वजह से उसने देखा कि इस कैटलिस्ट के यूज़ करने की वजह से लो टेम्परेचर पर भी जो है सेटिस्फैक्ट्री कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का जो है यहाँ पर जो है फॉर्म हो रहा है और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है फेवरेबल कंडीशन में मिलती है। सिंस द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म इन द रिएक्शन इज़ लेस देन those of the reactant, the yield of ammonia can be improved by increasing the pressure। तो इस रिएक्शन के अंदर जो है आप प्रेशर इंक्रीज करके जो है अमोनिया की यील्ड को जो है बढ़ा सकते हो। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि इसके अंदर जो है वॉल्यूम जो है कम होता है। लुक हियर, N2 + 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। तो यहाँ पर भी आप देखिए 3 + 1 4 वॉल्यूम्स है और यहाँ पर जो है आपको 2 वॉल्यूम्स मिलता है।
तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है हाफ हो रहा है तो प्रेशर जो है डबल होगा। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो मोर नंबर ऑफ वॉल्यूम जो है मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से यील्ड ऑफ द अमोनिया जो है ये आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो इंक्रीज़ इन प्रेशर जो है इस रिएक्शन को जो है फेवर करता है। और साथ ही साथ जो है आयरन कंटेनिंग कैटालिस्ट जो है आप इसमें लगाते हो तो लो टेम्परेचर पर भी रेट ऑफ रिएक्शन इसमें जो आपको फास्ट मिलेगा और सेटिस्फैक्ट्री अमोनिया का जो है यहाँ पर जो है यील्ड आपको जो है मिलता है और फेवरेबल कंडीशन में रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है प्रोसीड करेगी। तो ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया यूजिंग द कैटलिस्ट आर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेयर। तो ये रिएक्शन जो है 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो है कंप्लीट होगी, जिसको आप जो है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस कह रहे हो। सिमिलरली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ के जो है सजेस्टिव ऑफ द रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन, बट प्रैक्टिकली ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इज़ वेरी स्लो। दस प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है आप अगर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लेते हो तो यहाँ पर हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड को पहले जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं तो केसी की वैल्यू आपको ये मिलेगी। लुक हियर 2SO2 इज़ कन्वर्टेड इनटू 2SO3। तो इसके अंदर जो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, इसका जो है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो लुक हियर, और इसके अंदर जो केसी की वैल्यू आपको मिलती है, ये केसी की वैल्यू जो है बहुत ही लो है, दैट इज़ अबाउट 1.7 इंटू 10 टू सॉरी नॉट लो, इट इज़ वेरी हाई 1.7 इंटू 10 टू 26। तो ये केसी की वैल्यू आपको जो है लार्जर मिलती है। तो ये जो है रिएक्शन के कंप्लीशन को जो है फेवर करती है, लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बहुत ही स्लो होता है। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम प्लेटिनम कैटलिस्ट या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास में जो है डिफरेंट अटेम्प्ट्स हैं जिसके अंदर आप जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया जो है कंसिडर कर सकते हो। बस शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप जो है इंक्रीज़ कीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी रेट जो होगी वो फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन जो यहाँ पर जो है फेवर करेगी। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको आपने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फेवर करेगी। उसके बाद सेकंड जो है प्रेशर की बात कीजिए। तो प्रेशर कैसे पता करोगे, आप रिएक्शन के अंदर जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड देखिए कि कितने नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स हैं। अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स कम हो रहा है मींस प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप उस रिएक्शन को जो है लो प्रेशर पर कीजिए। और अगर नंबर ऑफ़ वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो रहा है अगर नंबर ऑफ़ वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो रहा है तो रिएक्शन को आप जो है इंक्रीज्ड प्रेशर पर कीजिए। तो ध्यान रखिए, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है तो आप रिएक्शन को हाई प्रेशर पर कीजिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो इसमें फेवर करेगी एंड वाइस वर्सा। तो प्रेशर के हिसाब से देखिए कि रिएक्शन के अंदर जो है अगर प्रोडक्ट साइड में वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो रहा है तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है फेवर करेगी। और इसके उल्टा अगर नंबर ऑफ़ वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो रिएक्शन को आप जो है लो प्रेशर पर कीजिए तो वो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन को जो है फेवर करेगी। तो इस तरह से ये जो है प्रेशर की कंडीशन है। और तीसरी चीज़ जो है टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए, पहली चीज़ है अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले रहे हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है लो टेम्परेचर पर आपको जो करना है। और साथ ही साथ जो है अगर ये रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को आप हाई टेम्परेचर पर कैरी आउट कीजिए। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, जिसके चेंज पर जो है इक्विलिब्रिया जो है चेंज होता है। और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है कौन सी कंडीशन चेंज पर जो है आप कर सकते हो, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं।
फिर इसके बाद एक है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नोबल गैस। तो ध्यान रखिए नोबल गैस जो है ये किसी भी तरह से जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इक्विलिब्रियम को जो है अफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से कैटलिस्ट अगर लेते हो तो कैटलिस्ट भी जो है रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में जो है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर जो है ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि इक्विलिब्रियम को जो है ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिस मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इसको चेंज करता है तो सेम मैग्नीट्यूड से वो क्या करेगा, रिवर्स रिएक्शन को भी जो है चेंज करेगा। तो इस तरह से ये जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया थे। ओके, इसके बाद जो हम और भी जो है बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड वो हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ओके।